नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो मेरे परिचय मैंने कल करवा दिया था आपको। तो आज हम हिंदी का अध्ययन करेंगे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हिंदी जिस प्रकार की आएगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है जैसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है? 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और उन 22 भाषाओं में से हम सिर्फ आज एक ही भाषा का अध्ययन करेंगे। वो भाषा होगी हमारी हिंदी। आज हम हिंदी में आपको बताएंगे। और अनुच्छेद 343 के तहत संविधान का अनुच्छेद 343 है, उसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो अभी आप कितने परसेंट सीख चुके हो? 3% आपने जान लिए हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं को मानता है? तो 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाओं को है? 22 भाषाओं। तो कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको थोड़ा मैंने बता दिया, क्योंकि अगर मान लो आप स्पेशल हिंदी की जैसे पीजीटी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो, उसमें कुछ आपसे अलग प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ अगर भाषा से मतलब संबंधित प्रश्न आने हैं तो आपको इतने ही आएंगे, इनमें ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर भाषा की गहराई में आपको नहीं ज्यादा लेकर जाएंगे वो। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में भाषाओं को हिंदी को राजभाषा का दर्जा है। तो अनुच्छेद 343 में कितनी भाषाओं को है? 22 भाषाओं को। कौन सी अनुसूची में भाषा का जिक्र हुआ है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाषा है क्या। भाषा क्या है? भाषा विचारों का आदान प्रदान है। विचारों का आदान प्रदान भाषा है। या मैं ये कहूं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक प्रकट करते हैं, वो भाषा कहलाती है। तो भाषा के प्रकार भी होते हैं। कितने प्रकार है भाषा के? गेस कीजिए, आप अंदाजा लगाइए। हाँ जी, कुछ 2 बता रहे हैं, कुछ 3 बता रहे हैं। तो देखिए, भाषा के 3 रूप हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित और तीसरा संकेतिक भी भाषा का एक रूप माना जाता है। संकेतिक, समझ गए? मौखिक, लिखित, संकेतिक। तो मौखिक कौन सा होता है? जब हम बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, बोलकर अपनी बात को समझा रहे हैं किसी को, तो भाषा का रूप कौन सा होगा? मौखिक। और लिखित, जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं तो भाषा का रूप होगा लिखित। अब मान लो कोई व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, अनपढ़ है मान लो, या तो क्या करेगा? संकेतिक, यानी संकेत के द्वारा अपने विचारों को समझाना। मानो पानी पीना है या किसी को बुलाना है या किसी को खड़ा करना है मान लो क्लास में से, तुमने संकेत किया, संकेत के द्वारा वो समझ गया कि तुझे क्या कहा जा रहा है। तो संकेतिक भी भाषा का रूप है। अगर आपको परीक्षा में आ जाए भाषा के कितने रूप है? 2, 3, 4, 5, तो आपने 3 को ही चुनना है। ठीक है, अगर 3 न हो तो आपने 2 को चुनना है। तो भाषा के 3 रूप है, आपने ध्यान रखना ही। भाषा के बाद हमारी बात आती है लिपि पर। भाषा के बाद हमारी बात लिपि पर आती है। लिपि क्या होती है? देखिए, किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, उसको लिखने का जो ढंग है या किसी भाषा को लिखने के लिए जो संकेत चिन्ह दिए गए हैं वो लिपि कहलाते हैं। जैसे मैं आमतौर पर आपको बताऊं, जैसे
हिंदी भाषा को ले लीजिए, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। तो इसी प्रकार संस्कृत की लिपि कौन सी है? संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन। और पंजाबी की लिपि, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। अरे मेरे भाई क्यों हो रहा है दुखी? पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। ओके। और उर्दू की लिपि कौन सी होगी? फारसी। उर्दू की लिपि फारसी। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो चिन्ह दिए होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, यानी भाषा के लिखने के ढंग को भी हम लिपि कह सकते हैं। तो अभी देखिए आप, अगर हमने हिंदी सीखनी है तो हमें हिंदी के जो वर्णमाला है उनको सीखना पड़ेगी। जैसे हिंदी में 11 स्वर है, सपर्श व्यंजन है, अतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, शुम्त व्यंजन है। तो इसे हिंदी को में लिपि में ये वर्ण आएंगे। जैसे हिंदी में अगर मैं वर्ण बताऊं आपको, तो जैसे स्वरों को और व्यंजनों को सुनिए आप। ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग ए, क ख ग घ ढ च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स स ह, अक्ष त्र ग स। ये आपको हिंदी के मैंने सारे वर्ण 52 वर्ण है वो बोल दिए। तो पता लग गया हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हमने सीखना क्या था? मान लो हमने हिंदी की लिपि देवनागरी है, हिंदी को सीखना है तो ए आ ई इनका आपने अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत लिपि भी देवनागरी है, सेम वही ए आ ई इनको सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन है, तो हमें ए बी सी डी इनको सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, पंजाबी जानने के लिए हमें उड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा जो भी है वो जानना पड़ेगा। उसी प्रकार उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। तो उर्दू को सीखने के लिए इसकी लिपि है उनको संकेत चिन्हों को हमें जानना पड़ेगा। तो आशा उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। लिपि के बाद हमारी बात आती है व्याकरण पर। किस पर आती है? व्याकरण। तो बताइए व्याकरण क्या? जैसे हम आमतौर पर पढ़ते आ रहे हैं, आज व्याकरण का लेक्चर लगे, व्याकरण पढ़ाएंगे सर, बुक कौन सी पढ़नी है? कहते हैं व्याकरण पढ़नी है। लेकिन बड़े अफसोस होता है बहुत से लोगों को पता नहीं होता भी व्याकरण है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर? व्याकरण क्या है आप बताओ। तो देखिए प्यारे बच्चों, साथियों, हमने भाषा तो सीख ली, लेकिन हमारे द्वारा सीखी गई भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है उसका ज्ञान हमें कौन करवाएगा? व्याकरण करवाएगा। तो कहने का भाव क्या हुआ कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो व्याकरण के भी आगे 3 अंग है। देखिए व्याकरण में आगे वर्ण विचार भी होते हैं, शब्द विचार भी होते हैं और वाक्य भी होते हैं। ठीक है, व्याकरण में वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्णों के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है? तो देखिए अभी जानिए वर्ण क्या है। वर्ण, व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण को जानते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या होता है? देखिए भाई, भाषा की सबसे लघुतम इकाई, सबसे छोटी इकाई को क्या कहती है? वर्ण कहते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे क है, इसके और क्या टुकड़े होंगे? तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो देखिए वर्णों में क्या होता है। वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वर्ण में स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के अंदर वर्ण में स्वर आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। तो हमने क्या पढ़ना है अभी? स्वर पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? ठीक है, हम पढ़ेंगे स्वर। थोड़ा सा रखो, स्वर पढ़ा देता हूं अभी। हाँ जी, देखिए स्वर बताइए।
सवर किसे कहते हैं? सवर किसे कहते हैं? देखिए, जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाए वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिनको बोलने में किसी की सहायता न लेनी पड़े वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो हमारे हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। और कौन कौन से हैं? ए, आ, इ, ओ, रे, ए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ, औ, ये हमारे क्या हो गए? 11 स्वर हो गए। ठीक है। और फिर स्वर के आगे भेद भी है। हर्षव कौन सा है, दीर्घ कौन सा है, प्लुत कौन सा है, इनको भी हम जानेंगे। तो स्वर कितने हमारे? 11 हैं। कौन कौन से? ए, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे क्या है? 11 स्वर है। फिर बात आती है स्वरों में हर्षव कौन सा है और दीर्घ कौन सा है, प्लुत कौन सा है। तो सबसे पहले हर्षव स्वर जो कौन से होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर दीर्घ के बारे में बताऊंगा। देखिए हर्षव स्वर क्या होते हैं। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे वो हर्षव स्वर होते हैं। जिन स्वरों का या वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, कम समय लग रहा है तो वो स्वर है। जैसे तो स्वर है, उसके आगे 3 पार्ट है, 3 भेद है। कौन कौन से हैं? देखिए, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। प्लुत है जिनका प्रयोग हम नहीं करते, कि नाटकों में संवादों में होता है। वैसे तो हमने 2 ही देखने हैं। हर्षव किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, जिन वर्णों का या जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं और समय क्या है? कम लग रहा है, तो वो क्या होंगे? हर्षव होंगे। हर्षव कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ये 4 होते हैं हर्षव। और दीर्घ कितने होते हैं? 7 रहेंगे। तो बाकी 7 जो बचे हैं वो सारे हमारे क्या है? दीर्घ है। जिनके बोलने में या जिनके उच्चारण में हर्षव से 2 गुना समय लग रहा है वो कौन से होंगे? दीर्घ होंगे। तो कौन कौन से बच गए? अभी देख लीजिए आप। आ, ए, बड़े वाला ओ, ए, ओ, औ। तो ये 7 हमारे क्या होंगे? दीर्घ होंगे। तो प्लुत है, उसका प्रयोग यदा तदा ही होता है, बहुत कम होता है। तो आपको इसको इतना नहीं जानना। हमने सिंपल हर्षव 4 है और दीर्घ 7 है, इतना ही हमने पढ़ना है। और स्वर के बाद हम फिर व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।